इकोलॉजी ऑफ द रिवर डिमांड्स के रिवर को फ्री छोड़ा जाए। दुनिया की 3 कदीमी सिविलाइजेशन जिसको कहा जाता है जहाँ से सिविलाइज्ड नेशंस का आगाज़ हुआ, जो रेड क्लिफ हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि जो गुरदासपुर है या तरन तरन है, बाउंड्री वार्ड में पाकिस्तान के करीब आना था। 3 पैरेलल सिविलाइजेशंस आपको किताबों से मिलती है। वन इज़ व्हाट वी कॉल द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अस्सलाम वालेकुम, मैं इंजीनियर उमैर, मैं हाइड्रोलॉजिस्ट हूँ। आज हम क्लाइमेट वाइज के अंदर बात करेंगे एक बहुत हॉट टॉपिक के ऊपर कि हमारे क्लाइमेट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनके अंदर आज डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर के और मज़ीद डैम बनने चाहिए। उसमें हम कोट करते हैं कि इंडिया ने इतने सारे डैम बनाए हैं तो पाकिस्तान अपने फ्लड प्लेन्स के अंदर डैम्स क्यों नहीं बनाता। और आज हम एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट तैयब शाह हमारे साथ अवेलेबल हैं। उनसे हम पूछेंगे कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने साइन की और हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि हमने अपने दरियाओं को तकसीम किया, जबकि जब हमारे पास ब्रिटिश राज था उस टाइम उन्होंने इस तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, कोई डैम्स हमारे दरियाओं के ऊपर नहीं बनाए। तो ओवर टू डॉक्टर तैयब सर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका रेलेवेंस मैं ड्रॉ करूँगा अगर आप अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस की तरफ रिफ्लेक्ट करें। जी, दुनिया की 3 कदीमी सिविलाइजेशन जिसको कहा जाता है जहाँ से सिविलाइज्ड नेशंस का आगाज़ हुआ, उसमें 3 पैरेलल सिविलाइजेशंस आपको किताबों से मिलती है। जी, वन इज़ व्हाट वी कॉल द इंडस वैली सिविलाइजेशन। एग्जैक्टली। और ये इन्हीं दरियाओं के साथ एसोसिएटेड एक सिविलाइजेशन है। देन देयर इज़ अनदर सिविलाइजेशन जो नाइल रिवर के अलॉन्ग नाइल वैली की सिविलाइजेशन है। एंड देन द थर्ड वन इज़ द समेरियन सिविलाइजेशन जो कि मेसोपोटामिया की लैंड जिसको कहा जाता है शत्तुल अरब, यानी इराक का जो शहर बाबल है, वहाँ पर 2 दरियाओं के दरमियान में एक ऐसी सिविलाइजेशन ने जन्म लिया जो कि अपने वक्त की एक जदीद तरीन सिविलाइजेशन थी। और ये तीनों सिविलाइजेशन का दरियाओं के साथ एक ताल्लुक भी था और इन तीनों सिविलाइजेशंस ने दरियाओं से फ़ायदा उठाना सीख लिया और उन्हीं फ़ायदा उठाने से ये सिविलाइज हुई और इन्हीं फ़ायदा उठाने से इनमें अक्ल व शऊर फैला और इन्हीं सिविलाइजेशन के अंदर फिर इल्म ने भी जन्म लिया, टेक्नोलॉजी ने भी जन्म लिया और एक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। मैं ज़्यादा स्ट्रेस और ज़्यादा रिफ्लेक्शन उस सिविलाइजेशन की तरफ करूँगा जिस सिविलाइजेशन से कहीं ना कहीं जाकर मेरा भी ताल्लुक़ है। यानी हम भी इंडस सिविलाइजेशन का अभी भी हिस्सा हैं। और ये एक बहुत पुरानी एक सिविलाइजेशन है जिसने अपना अरूज भी देखा, अपना जवाल भी देखा और बहुत सी अगर माजी के औराक उठा के देखें हिस्ट्री के तो आप इससे जुड़ी हुई बहुत सी स्टोरीज़ हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने बात की कि दरिया और दरिया के साथ मुंसलिक जो इश्यूज, डिस्प्यूट्स, और वो डिस्प्यूट जो कि बना पाकिस्तान और इंडिया के वजूद में आने के बाद, जब ये सब कॉन्टिनेंट में जब डिविजन्स हुई तो ऑब्वियसली ये सिर्फ महज एक बाउंड्री की डिवीजन नहीं थी ये पानी की भी डिवीजन थी, ये इरिगेशन की भी डिवीजन, ये इसकी रूट्स डिवीजन की, यानी पाकिस्तान और इंडिया में सिर्फ एक बाउंड्री नहीं है इसके साथ साथ बहुत सी और बाउंड्रीज डिफाइन हो गई और ये बाउंड्रीज ने सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को 2 डिफरेंट कौम में डिवाइड नहीं किया, बल्कि इसके साथ साथ चलते हुए दरियाओं के भी रुख को तब्दील करने पर मजबूर किया। आपने बात की कि क्या वो वजह थी जिसकी वजह से दरियाए रावी ने अपना असल रास्ता छोड़ा या दरियाए सतलज ने अपना असल रास्ता छोड़ा या दरियाए चिनाब ने अपना असल रास्ता छोड़ा। तो मैं इसके बारे में आपको एक माजी की एक फ़िलासफ़ी है ऋग्वेदा की, जो कि आपको पता है इंडियन एक सुप्रीम जो इनकी किताब है, उसमें कुछ दरियाओं का नाम आता है जिसमें से एक दरिया का नाम सरस्वती और एक इंदू नदी, वो इंदू नदी जिसको हम इंडस रिवर कहते हैं या सरस्वती, जो कि कहीं ना कहीं से जाके सतलज में मिलती है, या जो रावी है तो रावी भी ऋग्वेदा एक भगवान के नाम के साथ मुंसलिक है, या फिर आप ब्रह्मपुत्रा
देखें, यमुना जमुना देखें, पद्मा या मगमा देखें, ये तमाम दरिया की कोई ना कोई साथ मुंसलिक कोई बहुत बड़ी एक रिलीजियस एफिलिएशन भी मौजूद है। बिल्कुल। और ये सिर्फ रिलीजियस एफिलिएशन नहीं है, बल्कि इन दरियाओं के साथ बहुत गहरी वाबस्तगी है इंडस वैली के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की। अगर हम दीन को भी छोड़ दें और अगर डिपेंडेंसी देखें इन दरियाओं के साथ लोगों का, तो ये दरिया ही है जो कि आपको जो दरिया के दरमियान में इंटरफ्लुइस जो लैंड होती है, जिसको हम खदर के सॉइल कहते हैं जी, यानी जो एल्यूवियल सॉइल होती है, फिलूवियल सॉइल, ये सबसे ज़रखेज़ ज़मीन होती है जो ज़मीन सोना उगाती है, चाहे वो सोना जो फूड बास्केट की असल में वजह है, जो आपकी मिट्टी है, चाहे वो गंदम उगाए या कपास उगाए या किसी किस्म की भी और फसल उगाए, चाहे वो रबी के सीज़न में हो या ख़रीफ, यानी एक बहुत फूड बास्केट जो इसके साथ एसोसिएटेड है, इसने बहुत सी सोसाइटीज़ को जन्म दिया। और इनमें से दो सिविलाइजेशंस जिसका नाम ना सिर्फ माजी में आपको मुख्तलिफ औराक में मिलता है, बल्कि उनका वजूद भी आपको नज़र आता है जिन पैरिश नेशंस में, जिस तरीके से एक हड़प्पा सिविलाइजेशन जो आपके वही सिविलाइजेशन है जो साहिवाल से स्टार्ट होके राजस्थान तक जाती है, हड़प्पा की। ये रिवर रावी के अलॉन्ग थी, ये रिवर रावी और सतलज, और इसके साथ साथ क्योंकि माजी में सिर्फ ये 4-5 दरिया तो नहीं थे ना, बल्कि हमें 6 दरिया नजर आते हैं, ब्यास, सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, इंडस, जो माइटी इंडस है। इसके अलावा भी दरिया थे, जिस तरह ब्यास और सतलज है, इस तरह एक और दरिया था जिसका नाम सरस्वती, और ये बड़ा ही एक प्राइम रिवर था इनका, जो कि हरियाणा, जो आजकल के हरियाणा और पंजाब से गुजरता था, और ये फिर चोलिस्तान में आता था। और सरस्वती के साथ साथ घक्कड़, नारा रिवर, हाकड़ा रिवर, अभी भी जो ये सिंध में रहने वाले लोग हैं वो नारा रिवर के बारे में जानते हो, क्योंकि ओल्ड नारा रिवर जो सिर्फ एक छोटी सी एक नाला बन गया है, जिसके ऊपर LBOD कमांड भी बन चुका है जी। या आपने नाम सुना होगा घक्कड़ रिवर का, जो अभी भी हरियाणा और राजस्थान में कुछ उसके ट्रेसेस मौजूद हैं जी। या जो ओल्ड रिवर बेड है हाकड़ा रिवर का जी, जो चोलिस्तान से गुजरता है या राजस्थान से गुजरता है, जिसको रोही भी कहते हैं वहाँ के लोकल। तो ये बड़े दरिया थे जिन दरियाओं के साथ मुंसलिक अफराद थे, चाहे वो हड़प्पा के हों या मोइंजोदाड़ो, दादू और कंबर शहदाद कोट का जो रीजन नीचे साउथ में मिलता है, या जामशोरो, ये बड़ी फर्टाइल एरिया था, और लोगों ने इस एरिया के साथ साथ आबादियाँ बनाई, बल्कि इस दरिया ने उनको तहजीब भी सिखाई, और इस दरिया ने उनको हायर इंटेलेक्ट तक पहुंचाया, यानी दीन की समझ या इस दुनिया से कनेक्शन टूवर्ड्स द डिवाइन भी इस्टेब्लिश किया। आप ये बात करें कि दरियाओं की बात हो रही है, तो दरिया में तो अगर आप देखें, दरिया में अगर आप बात करें तो आपको सिद्धार्था भी मिलता है, अशोका भी मिलता है, कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्रा के दरिया के करीब मेकोंग डेल्टा में मिलेगा कहीं, या कहीं वो बांग्लादेश या नेपाल से निकलती हुई नदियों के करीब उसको निर्वाणा मिलेगा, यानी वो कनेक्ट हो जाएगा उस डिवाइन पावर के साथ कि वो बादशाह था सिद्धार्था, लेकिन वो बादशाह से बुद्धा बना, उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक़ किसी नदी के करीब था जिसने उसको पहुँचाया एक गैबी ताकत तक। यानी मैं आपको ये सिर्फ रिफ्लेक्ट कराना चाहता हूँ, स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड थे लोग। या फिर आपको जो एडम्स ब्रिज नज़र आती है जी, जो कि जो साइलोन श्रीलंका और कर्नाटक और जो नीचे ओडिशा या जो इंडिया की तमिल रीजन है द्रविड़ा, उसके साथ जो एक कनेक्शन है श्रीलंका का और साउथ पंजाब, तो अभी भी हम कहते हैं ये डेविड्स पैसेज, ये सॉरी एडम्स पैसेज है, या वो जो छोटा सा एक आपको मिलता है पैसेज जो कनेक्ट करता है श्रीलंका को, और वो उसको रामा पैसेज कहते हैं, यानी कहीं ना कहीं दीन को इसके साथ अटैच करते हैं, क्योंकि दीन वही एक सुप्रीम फोर्स है जो कि जिसको आप बहुत चाहते हो ना, उसको आप दीन के साथ मुंसलिक भी करते हो, यानी उससे मोहब्बत का एक ये भी है कि मेरे लिए जो सबसे सुप्रीम है उसको मैं डिवाइन लिंक दे दूँ। तो हमने तो इन दरियाओं के साथ बड़ा डिवाइन रिलेशन इस्टेब्लिश किया हुआ है। हम जन्नत का तस्वर भी करते हैं तो कहीं ना कहीं आबशारों का तस्वर, लेकिन इस बात पे आप जरा रोशनी डालें। अब आप देखें जी, इस दरियाओं की बात से जब बात निकली जी, और जब डिवीजन होने लगी,
मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था ऐसी कोई, मेरे ख्याल से या मेरे नज़दीक, ये जो हिस्टोरियन है या जो हिस्ट्री को समझते हैं, कि ऐसा काम जिसमें दरियाओं की तकसीम भी हो जाए जी, या ऐसा काम जिसमें कुछ ऐसी मंतक छोड़ दी जाए कि अगर आप इंसानों को एक दूसरे से तकसीम करने के साथ साथ जुड़ी हुई नदियों को, जुड़े हुए नालों को और जुड़े हुए दरियाओं को, जिनके साथ कहीं ना कहीं आपकी बहुत वाबस्तगी है, तो याद रखें ऐसी चीज़ों से इंतशार फैलता है और ऐसी चीज़ों से पीस नहीं फैलता। मैं यही आपसे और पूछना इसी चाह रहा पीस का कॉन्टेक्स्ट इंडस वाटर ट्रीटी का नाम है। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी से पहले भी, मैं इस पीस से पहले भी कुछ आपको एक ऐसी दुख भरी कहानी सुनाता हूँ। जो भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनके दिलों में कुछ दुख उठता है, particularly the history when the partition was done by the British supremacy at that time. Redcliffe अवार्ड जब उन्होंने बाउंड्री कमीशन उनको मिला जी, इन द फर्स्ट व्हाट हैपेंड के जो रेडक्लिफ हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि जो गुरदासपुर है या तरन तारण है जी, ये रीजन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ, जो अभी प्रेजेंट इंडिया का, जो प्रेजेंट इंडिया की जो आपके पड़ोसी इंडियन पंजाब है, जो डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर है जी, या साथ ही तरन तारण या पंजाब का जो फिरोजपुर का कुछ रीजन है, ये हकीकतन बाउंड्री वार्ड में पाकिस्तान के करीब आना था। और साथ साथ जो मधुपुर का रीजन है, या चूँकि आजकल मधुपुर अगर आप जम्मू की बात की जाए तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हमारा, या इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, एट दैट टाइम वो एक एटोनमस, वहाँ पे एटोनमी थी, प्रोविंशियल एटोनमी, जिस तरह हमारा स्वात में एटोनमी थी, यस, वहाँ पे भी वो एक राजा जैसे बहावलपुर में उनके अंडर था जी। उसकी डिसीजन वट एवर हुई, आई डोंट वांट टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट, ना ही मैं इस रिफ्लेक्शन में जाता हूँ कि व्हाट हैपेंड विद दैट रीजन, लेकिन वहाँ से भी मुंसलिक दरियाओं का रास्ता और दरियाओं की स्टोरी का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इस ज़मीन के साथ, जो कि आज बटी हुई है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर। 45% हमारे पास रखा गया और उसका 55% मैं सर आपको बताऊं इंडिया के पास गया। रावी की स्टोरी स्टार्ट होती है, या सुतलिज की स्टोरी, या आप ले लें चिनाब झेलम, इन तमाम के कैचमेंट एरिया, यानी नदी कहाँ से ये जन्म लेगी, जो फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम्स जिसको हम इंजीनियरिंग में कहते हैं जी, ओरिजिन ऑफ द रिवर, तो हम इसको डिफाइन करते हैं किसी फॉर्म में अपर रिपेरियन या लोअर रिपेरियन, अगर बाउंड्रीज डिवाइड हो जाएं जी। इन तमाम रिवर्स का ओरिजिन कहीं ना कहीं जाके तिब्बतियन प्लेटो के करीब बसने वाले कुछ लेक्स हैं, जैसे लेक मंसरोवार का नाम आपने सुना ही होगा। तो ग्लेशियर लेक, जहाँ लेक मंसरोवार से निकलते हुए उत्तराखंड का सफ़र करती हैं। उत्तराखंड में आपको पता है कि उत्तरकाशी और अदर रीजन्स, ये नदियाँ वहाँ से निकलती हैं और हिमाचल प्रदेश की तरफ सफ़र करती हैं। कुछ ये नदियाँ हैं जम्मू की तरफ सफ़र करती हैं, और इनमें बहुत सी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं। जिस तरह अगर बात की जाए रावी की, तो रावी चांबा, आपने नाम सुना होगा, चांबा की एक बड़ी खूबसूरत एक चांबा में एक आबशार बहती है, और उसके पर रावी के सॉन्ग्स भी मैं कभी वक्त मिले तो देखता हूँ, तो मुझे रावी का, पुराना रावी का तस्वर के कितनी खूबसूरत रावी जहाँ से निकलता है। ये रावी फिर ट्रैवल करता है नीचे एक स्टीप ग्रेडियंट से, और अगर आप देखें तो एक पूरा एक रेंज है जिसको हम पीर पंजाल रेंज कहते हैं, धौलोदार रेंज है और शिवालिक रेंज है। इंडिया की तरफ धौलोदार और शिवालिक, और पाकिस्तान में आने वाला पीर पंजाल रेंज। और पीर पंजाल भी एक दो रेंजेस के दरमियान में एक बेसन है, जहाँ पे श्रीनगर है, किशन गंगा है, और हमारी नीलम रिवर है जहाँ पे, और झेलम रिवर है, जो वो किशन गंगा कहते हैं, हम नीलम कहते हैं, लेकिन रिवर तो अपना रास्ता झेलम रिवर, या इसके पास जो ऊपर जम्मू में जो रीजन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रावी चांबा से स्टार्ट होती है, तो उसके बाद हमारे पास पूरा एक रंजीत सागर डैम जहाँ पे चमेरा है, फिर थीन है, थीन एक डैम जहाँ पे रावी पे अभी बनाया, लेकिन फिर चमेरा, थीन, शाहपुर है और मधुपुर है, और मधुपुर के बाद ये रावी जो है आती है नैना से जसर, यानी नारोवाल में ये आगाज करती है, सलाम करती है पाकिस्तान को, और जसर से आगे, नारोवाल से आगे ये फिर लाहौर का सफ़र या जो भी सफ़र करती है। लेकिन बात यह है, रावी का तो आगाज़ होता ही
हिमाचल प्रदेश और जम्मू की पहाड़ियों से या उत्तराखंड से। सतलुज का आगाज़ भी धर्मशाला, अगर आपने नाम सुना हो, हिमाचल प्रदेश या उसके ऊपर जो बसने वाली शिमला का जो रीजन है, जहाँ पे आपके पास सतलुज पहले ब्यास आता है, जिसके ऊपर लुधियाना है, गुरदासपुर है, नीचे अमृतसर है, अब फ़िरोज़पुर है, एंड नंबर ऑफ अदर एरियाज़। और इसी के साथ साथ सतलुज का दूसरा भी हमारे पास निकलता है इंडिया के, जहाँ पे अभी भाखड़ा का रीजन है, और नीचे फिर तरन तरन से होते हुए हरेके पे ये बनता है, हुसैन वाला में जाता है, फिर पाकिस्तान में कसूर के मकाम पर तलवार पोस्ट के पास जिसको शजरा कहते हैं, और ये बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। जो डिफेंस से रिलेटेड लोग हैं उनको पता होगा शजरा के बारे में। और ये पाकिस्तान में कसूर ज़िला में एंटर होता है गंडा सिंह वाला पे, लेकिन ये रिवर फिर मुड़ता है, मैंड्रिंग की वजह से मैंड्रिंग भी करता है, लेकिन रिवर को तो बाउंड्रीज का नहीं पता। रिवर मुड़ता है, दोबारा फिरोजपुर में जाता है, और फिरोजपुर से वापस आते हुए कसूर से पाकपतन, वेहाड़ी, और इसके बाद बहावल नगर से होते हुए ये नीचे का सफ़र बहावलपुर पे करता है, और बहावलपुर से नीचे फिर ये और रिवर्स के साथ मिलता है कोट मिथन के मकाम पर, और पंजनत पे पहले मिलता है, पंजनत पे जो कि मुल्तान के साउथ में और बहावलपुर की करीब, आपको पता ही होगा जो आजकल जहाँ पे सैलाबी सूरत हाल भी बनी हुई है, चाहे रावी है, सतलुज है, ब्यास है, ब्यास रिवर भी मैंने आपको बता दिया, या चाहे हमारा झेलम रिवर है, झेलम का भी अपर कैचमेंट एरिया जम्मू है, बिल्कुल ऐसा पता चल गया, जहाँ पे श्रीनगर, किशनगंगा, वुलर, बेराज, और फिर महूरा, उरी, मंगला, और फिर कोहाला, रसूल, जो भी वट एवर हेडवर्क्स अभी हैं। ये हेडवर्क्स तो बने हुए अभी इन पे 80-90 साल हुए हैं। ये जो केनाल सिस्टम है, जिसको हम ब्रिटिश इरिगेशन सिस्टम कहते हैं, IBS के नाम से, जिसको हम इंडस जो बेसन इरिगेशन सिस्टम के नाम से देते हैं, ये दरियाओं को रोकना, डाइवर्ट करना, केनाल्स बनाना, या उन पे कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाना, या दरियाओं के रास्तों में कुछ तब्दीली करना, ये काम तो पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट में इसकी हिस्ट्री अगर देखें तो ये माजी में आपको 150 साल या 100 साल से ज़्यादा का इरिगेशन सिस्टम आपको नज़र नहीं आएगा। ये इरिगेशन सिस्टम से पहले भी ये दरिया फिरते थे, चलते थे, और इधर लोग आबाद थे, ऐसा नहीं था। बड़ी सिविलाइज्ड कौमें यहाँ से निकली हैं, बड़े दीन का जन्म यहाँ से हुआ है। ये जो बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन है, इसमें से बहुत सा कंट्रीब्यूशन हमारे गंधारा का रीजन और पंजाब का रीजन भी है। हमने सिख कम्युनिटी को देखा है, सिखों का भी जो दीन निकला है वो भी पंजाब के साथ एसोसिएटेड है। हम मुसलमान जब मुसलमान हुए तो जब अब्बासियत खिलाफत के टाइम पे मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंच रही थी तो वो भी सफ़र करके कहीं ना कहीं आबाद हुए, तो वो आबाद भी इधर आके हुए। मतलब जो अरब से के मायूस लोग थे, अजम ने उनको अगर जगह दी तो वो भी इंडस में दी। बिल्कुल, इंडस ने हर दीन को बसाया। आपको पता होगा माजी में वी हैव वन ऑफ द बिगेस्ट, जिसको हम कहते हैं ना विक्टोरियन, एक तो साइरस द ग्रेट है और दी अदर वन दी अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट जब रीजन हिंदू कुश से होते हुए इस रीजन में पहुंचा, अटक के पास पहुंचा, तो उसने भी स्टॉप कर दिया। He didn't want to move further because उसको एसोसिएशन मिली और उसने एक नई तहजीब का जन्म लिया यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं ग्रेको बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन। सिंक्रेटिनिज्म का नाम हिस्टोरियन देते हैं। यानी उसने भी ब्लेंड किया कि यार यहाँ के जो बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन, ये जो बुद्धिस्ट लोग हैं, इनके साथ हम इसके साथ इन्फ्लुएंस करता हूँ ग्रीक की सिविलाइजेशन को, इसको सिंक्रेटिनिज्म, यानी दो सिविलाइजेशन का मिलाप करते। हत्ता के जो बैक्ट्रिया का रीजन है, बैक्ट्रिया रीजन इज समवेयर इन दी चित्राल, और चित्राल से आगे जो सेंट्रल एशियन रीजन और अफगानिस्तान का भी खुरासान, वहाँ पे उसने शादी भी कर ली एरिस्टोटल, सॉरी इसका ये द ग्रेट कंकरर अलेक्जेंडर द ग्रेट। यानी कुछ इस ज़मीन, इस खत्ते के साथ कुछ ऐसा लिंक है कि लोगों की वाबस्तगी होती है, प्यार होता है, इधर आके आबाद होते। इन्हीं नदियों के करीब बड़ी आपको स्टोरियाँ सुनी होंगी हीर रांझा की। यानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, पानी प्यार का नाम है, पानी मोहब्बत का नाम है, दरिया मज़हब का नाम है, और दरिया इंसान का नाम है। इधर से ही जन्म अकल होगी, इधर से ही जन्म मज़हब होगा, इधर से ही जन्म तहजीब होगी, इधर से जन्म। लेकिन
जी जी। हमने कुछ डिवीजन करके इस पानी के ऊपर वेपनाइजेशन किया है, मतलब हमने वेपनाइज किया इस पानी ब्रिटिश को। लोगों ने ये हमने नहीं किया, ये एक बाहर की चालाकी थी ब्रिटिश ने जिसने डिवीजन ऐसे की। जी। इनिशियली ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ये कहा गया था कि गुरदासपुर, फिरोजपुर ये पाकिस्तान का पार्ट बनेगा। सतलुज के साथ मैं आपको इसका रीजन इलाके देता हूं। जब इधर केनाल इरिगेशन सिस्टम्स थी, केनाल कमांड थी जी। 1947 के बाद का वाकया आपको सुन के तकलीफ होगी। 1947 के बाद जब ये बरे ज़गीर व पाक व हिंद में डिवीज़न हुई जी, ज़िला कसूर के लोग और सुतलिज से मुंसलिक लोग जी जिनको सुतलिज के पानी की ज़रूरत थी एरिगेशन के लिए, जी, खरीफ क्रॉप का सीज़न स्टार्ट था ठीक, और सोइंग और जर्मिनेशन टाइम करीब था जब उन्होंने अपने सीड्स उगाने थे। ठीक। फिरोजपुर हेडवर्क इंडिया के पास मौजूद था जी। और वहाँ से उनके राइट बैंक मार्जिन जो केनाल है जी। वो पाकिस्तान की तरफ आनी थी। ठीक। और उस पानी के सैराब होने से उन फसलों को पानी मिलना था, क्योंकि जो इरिगेटेड फ्लडिंग केनाल जो कमांड एरिया है उसमें जो उस केनाल का जो कमांड एरिया, जो केनाल का कमांड एरिया है, उस चक में पानी की कमी थी क्योंकि इंडिया ने उस टाइम पे पानी रोक दिया था। ये कौन से ईयर की बात है? 1948 की गर्मियों का, पहली गर्मी, इंडिपेंडेंस के पहली गर्मी जो पाकिस्तान के पास आई, पहली गर्मी। ये बड़ी दुख की बात है कि पानी को पहली दफा वेपनाइज 1948 में जून में किया गया, राइट आफ्टर पार्टीशन। दुख के साथ हमारे पड़ोसी पंजाब ने, क्या उन्होंने इसी वजह से, बताता हूँ ये दुख, जी जी, इस दुख की वजह से किसानों की फसलों पे मसला बना। ये वो लोग हैं, ये रेड क्लिफ को इसीलिए इन्फ्लुएंस किया गया। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये क्या, ये एक तरीका था, ठीक, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस था कि पानी के कमांड एरियाज को ऐसा रखो कि इनमें इंतशार फैले और इनमें इनके लोगों को तकलीफ हो। वरना सुनने में यही आता है कि ये एरिया हमारे पास आ रहा था। मैं आपको ये बता दूं, कसूर में तकलीफ हुई और जो लोअर बारी दवाब है जी, इसमें कहत साली हुई, पानी रोका गया, फसलें सही नहीं होगी और वहाँ के किसान और लेबर यूनियन ने प्रोटेस्ट किया। और ये सिर्फ एक जगह पे नहीं, रावी के ऊपर मधुपुर हेडवर्क को भी बंद कर दिया गया। मधुपुर हेडवर्क के बंद होने की वजह से जो नारोवाल में हुआ या जो नीचे शकरगढ़ में हुआ या जो लाहौर की रावी के पानी को रोकने की वजह से हुआ, जो हमारा फूड बास्केट था, जो हमारे राइस की फसल के साथ हुआ या हमारी अदर जो खरीफ क्रॉप के साथ हुआ, ये एक बहुत बड़ा दुख था जिसको लियाकत अली खान ने रेज भी किया था। लियाकत अली खान की जो वफ़ात है या जो शहादत है उसके पीछे भी कोई गहरा राज है, जो राज हिस्टोरियंस जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, उनके दिल में तकलीफ़ होती है कि ये क्या मामला था, ये क्या यानी कि ब्रिटिश चाहे वो हमारे नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान के साथ हो या चाहे, लेकिन ये कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस था कि पानी की पहली वेपनाइजेशन राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस गर्मियों में मधुपुर हेडवर्क और फिरोजपुर हेडवर्क में। यहाँ से जब पता चला कि पानी रोका गया है तो हम लोअर रिपेरियंस हैं, हाँ, लोअर रिपेरियंस के राइट डिपेंडेंट होते हैं, वो तो लोअर रिपेरियन के राइट ज्यादा होते हैं अपर रिपेरियन से। एग्जैक्टली, क्योंकि रिवर का राइट है फ्लो करने का, जैसे इंसान का राइट है जिंदा रहने का, जी मेरा राइट है कि मुझे बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ मुहैया हो, ऐसे ही रिवर का राइट है कि जो मेरा प्लेन है जिसमें मैं मिलियंस ऑफ ईयर से गुजरा हूँ, मैंने जो अपना इकोसिस्टम बनाया है, मेरे साथ मुंसलिक जो वेटलैंड है, मेरे साथ जो मुंसलिक फ्लूवियल डिपॉजिट्स हैं यानी मिट्टी और मिनरल्स हैं, मेरे साथ जो मुंसलिक पूरा एक इकोसिस्टम और इकोलॉजी है, मेरे साथ मुंसलिक जो सेडिमेंट्स फ्लक्स हैं, मेरे साथ जो मुंसलिक माउथ ऑफ द रिवर पे डेल्टा पे मिट्टी फेंकना है, मेरे साथ जो मुंसलिक कि मेरी समुंदर के साथ एक जंग रहेगी कि मैंने समुंदर के खारे पानी को जमीन के मीठे पानी में दाखिल होने नहीं देना। ये रिवर के इकोसिस्टम के राइट्स हैं। इकोलॉजी ऑफ द रिवर डिमांड्स कि रिवर को फ्री छोड़ा जाए, रिवर के कुछ राइट्स होते हैं, अदरवाइज रिवर अगर अपनी जंग पे आ जाए
तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग के इशू करेगा, वो वहाँ पे सॉइल सिलिनेशन के इशू करेगा, वहाँ पे सॉइल डिग्रेडेशन के इशू करेगा, वहाँ पे अपने वाटर जहाँ पे पॉन्डेजेस बनते हैं वहाँ पे यूट्रिफिकेशन यानी एल्जाई ब्लूम करेगा, वहाँ पे रिवर अपनी ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देगा, रिवर फिजिकली अपने आप को डेड कर देगा। जहाँ पे रिवर को रोका जाए, जहाँ पे रिवर की ऑक्सीजन डिमांड को पूरा ना किया जाए, जहाँ पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, रिवर पॉइजनस हो जाए, रिवर का वो एरिया मर जाए, उस रिवर को हम वर्चुअली या फिजिकली डेड रिवर कहते हैं, जहाँ पे कोई लाइफ अंडर वाटर पॉसिबल ना हो। ये तब होती है जब हम रिवर को डाइवर्ट करें, डिविजन करें या वट एवर वी डू विद द इकोसिस्टम या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की तरफ करें। ये वो राइट्स हैं जो रिवर्स को देने चाहिए। हाँ, अगर रिवर के साथ आपने कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाने हैं तो उसकी भी पूरी इन्वायरमेंटल फिजिबिलिटी एनालिसिस होती है। इन्वायरमेंटल फिजिबिलिटी एनालिसिस के साथ उसकी क्लाइमेटिक स्मार्ट, उसमें हमने चेकलिस्ट देखते हैं, चाहे वो फिजिबिलिटी क्लाइमेट चेकलिस्ट के ऊपर है, डिजास्टर चेकलिस्ट के ऊपर है, इन्वायरमेंट चेकलिस्ट के ऊपर है, या सोशो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की चेकलिस्ट। ये वो तमाम चेकलिस्ट होती हैं जिसके बाद रिवर के ऊपर कोई डाइवर्जन या कुछ होना चाहिए। लेकिन मैं कुछ आपको दुख भरी दास्तान बताऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, कि हमने अपने रिवर सिस्टम्स के साथ किया क्या और इंडस वाटर ट्रीटी का वजूद आया क्या, और क्या इंडस वाटर ट्रीटी ने अपर रिपेरियन को इतना राइट दे दिया कि वो लोअर रिपेरियन के साथ जो करना चाहे करे, या फिर लोअर रिपेरियन के पास भी कुछ ऐसे हकूक हैं या कुछ ऐसे राज लोअर रिपेरियन के पास है जो अपर रिपेरियन को भी नुकसान दिलवा सकते हैं। इन तमाम डिस्कशन के लिए हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम पे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयब शाह, आपने इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर डिस्कशन की, आपने जो सिविलाइजेशंस थी जो दरियाओं के करीब आबाद हुई उनका कैसे कनेक्शन था उसके ऊपर आपने रोशनी डाली, और आपने वो तारीख के गहरे घाव जो हमें आज भी याद पड़ते हैं वो उसके ऊपर आपने रोशनी डाली कि किस तरह से रेड क्लिफ ने अंडर दी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दरियाओं का जो इशू है वो दो मुल्कों के बीच में छोड़ा। जो हमारे कैचमेंट एरियाज़ थे उनको इस तरह से तकसीम किया कि इनके इश्यूज़ फ्यूचर में भी रहें, और जो अब हम देख रहे हैं, ठीक है, ये बहुत एक हॉट डिस्कशन है। शुक्रिया आपने इस पे तवज्जो दी, और हम मज़ीद अब बात करेंगे कि क्या अब हमें इस लोअर रिपेरियन के तौर पे क्या हम अब बस सैलाब का ही शिकार होते रहेंगे या हमने इसके बारे में कोई सॉल्यूशंस भी सोचे हुए हैं। अब डिस्कशन ये चल रही है, दो तरह के ग्रुप्स हैं। जो टेक्निकल लोग हैं वो कुछ लोग कहते हैं कि हमें अभी मज़ीद डैम बनाने चाहिए। कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये इन्वायरमेंटली अच्छा सलूशन नहीं है, ये इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है। आपने भी डॉक्टर साहब उस पर एक थोड़ी सी आपने भी उसकी तरफ इशारा किया कि दरिया का हक है कि उसको बहते रहना चाहिए, लेकिन हम इसके कुछ देखेंगे क्या हम फिर सैलाब से कैसे बच सकते हैं। हम लोअर रिपेरियन हैं, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर 3 वेस्टर्न दरिया हमारे पास हैं और 3 ईस्टर्न दरिया जो हैं वो हमारे मुखालिफ मुल्क के पास हैं। तो हमने करना क्या है, क्या हम इसी तरह के सैलाब गुजारेंगे, उनका हम सामना करेंगे, तो इसके सलूशन क्या होते हैं, इसके ऊपर हम मज़ीद क्लाइमेट वाइज के दूसरे सेशन के अंदर कंटिन्यू करेंगे। अभी और हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम कोई सलूशंस क्या हो सकते हैं। हमारे ये जो सैलाब अभी आए हैं इसके ऊपर हम आपको बताएंगे कि ये कितने सालों के बाद 3 ईस्टर्न दरियाओं के सैलाब आए हैं, कौन से रीजन ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, और कुछ डाटा और कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। और जो आजकल डिस्कशन हो रही है कि हमें मज़ीद डैम बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपकी उम्मीद करते हैं इससे लर्निंग हो रही होगी, आपको इन करंट इश्यूज़ के ऊपर आपको आगाही मिल रही होगी। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम मज़ीद इस डिस्कशन को नेक्स्ट सेशन के अंदर कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।